क्या लिखा है टर्मिनोलॉजी आपके इंग्लिश में, हेडिंग क्या है? मेरी नहीं रही है तब से वही भारत इंडिया। क्लास चैप्टर 6 में? नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा। लाओ दिखाओ, लाओ लाओ लाओ। क्लास 6 ओपन है कि नहीं है? क्लास 6 ही मतलब हमारा निष्कर्ष तुम जलमंडल को निकाल दो, तुमको निकालना चाहिए तो परिमंडल को। नहीं, आपने किसी और का निकाला होगा, क्लास 6 का नहीं है। बैक करिए। पूरा क्वेश्चन चल मैंने तो क्लास 6 का भी निकाला है, मैंने भी निकाला परिमंडल है। मेन प्रश्न देखो सही क्लास 7 भी चेक ये सही से दिया नहीं है, ये सही से दिया क्लास 7 भी चेक कर लिया, उसको भी नहीं था। सर इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, फिर मैं बता दूं। इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स ऑफ अर्थ, प्रमुख स्थलाकृतियां या फिर स्थल रूप। लैंडस्केप भी आप लिख सकते हैं। आपने कुछ स्थल रूपों के बारे में पढ़ा सर होगा। ऐसा भी नहीं हो गया है कि पुराना नया एनसीईआरटी की हाँ, वजह से ये ऐसा इस हो गया वजह से भी होता है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं ना, नहीं सर, मेरे पास बुक भी है लेकिन उसमें ऐसा ही है। हाँ तो बुक वाले में होगा, नए वाले में अपडेट हुआ पुरानी होगा। वाली में ये सब उसमें देख सर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो नई वाली हाँ, है वही वो है। इस समय में थोड़ा आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो पुरानी मेरे पास है। आपने इस कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, यानी इक्वल शेप की हमारी अर्थ सरफेस नहीं है। कहीं प्लेट्यू, कहीं रिवर, कहीं प्लेन, कहीं माउंटेन, कहीं जंगल अवेलेबल्स हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ भाग नीचे, कुछ भाग समतल हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह काफी ऊपर उड़ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब इस पॉइंट को समझाना पड़ेगा वरना आंखें आप लोग सिकोड़ लेंगे। आइए जरा इसे समझाते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 6 की ये क्लास चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 6 है। और ये आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। सबसे पहले प्रीफर ओल्ड एनसीईआरटी करिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए न्यू वाला आप देख सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं वह पहले नहीं था। धीरे धीरे अलग अलग भूगर्भिक क्रियाओं की वजह से, यानी अर्थ के इंटरनल पार्ट में होने वाली एक्टिविटीज की वजह से यह सभी चीजें क्रिएट हुई हैं। जैसे आपको मैंने एक पॉइंट कहा था कि अल्फ्रेड वैगनर साहब का कॉन्सेप्ट याद करिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आज अलग अलग कॉन्टिनेंट और ओशन आपको दिख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं थे, एक जगह थे। इनमें ब्रेक हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बना, फिर इसमें भी डिवीजन हुआ और इससे अलग अलग कॉन्टिनेंट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा क्लियरिफाई किया और सारे सवालों का जवाब मैक्सिमम एक थ्योरी दे पाई जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, जिसको मैकेंजी और मॉर्गन ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि इस पृथ्वी के जितने भी स्थलखंड हैं और या फिर जो ओशन हैं वह सब किसी प्लेट पर हैं और यह पृथ्वी कई सारे प्लेट के टुकड़ों में क्या है? बटी हुई है, डिवाइडेड है। इन प्लेट के टुकड़ों की कुछ बाउंड्रीज पाई जाती हैं और वो बाउंड्रीज 3 टाइप की होती हैं। बेटा कितने टाइप की? 3 टाइप्स की। एक होता है आपका कन्वर्जेंट जोन, कन्वर्जेंट जोन। एक होता है आपका डाइवर्जेंट जोन, एक कन्वर्जेंट बन रहा है, एक डाइवर्जेंट बन रहा है और एक ट्रांसवर्स बन रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट जोन में क्या होता है कि दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं? टकराती हैं। ठीक है, क्लियर है। डाइवर्जेंट जोन में क्या होता है? दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। दूर जा रही हैं। और ट्रांसवर्स में क्या होगा
कि यह एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट साइड में क्या होंगी, यानी एक प्लेट यूं जा रही होगी और एक प्लेट यूं जा रही होगी। ये 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती है इस अर्थ पर। कन्वर्जेंट जोन से विनाश होता है। विनाश होने का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, डिस्ट्रक्शंस उससे क्रिएट होंगे, यानी जो लैंडस्केप है वो बर्बाद हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। कैसे, हाउ कैन यू से दैट सर? ये लैंडस्केप है, 2 लैंडस्केप आपस में लड़ रहे हैं, भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के अंदर सबडक्ट कर गई, अंदर चली गई, हाईएस्ट टेम्परेचर, गल गई, समाप्त हो गई। लेकिन कन्वर्जेंट जोन से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं होते, बल्कि उससे कुछ क्रिएशन भी होता है। कैसे? वॉल्केनो, वॉल्केनिक माउंटेन, दूसरा माउंटेन्स, तीसरा ट्रेंचेस। ठीक है, ट्रेंच भी बन रहा है, खाई बन रही है। ठीक है, तो अब बताओ इसी तरह क्या हुआ आपका, ये इंटरनल एक्टिविटीज है, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति की वजह से, इंटरनल पावर की वजह से ये पहला पॉइंट सारा कुछ हुआ। दूसरा पॉइंट भी उसी की वजह से। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां डाइवर्जेंट जोन पाया जाता है, यानी पृथ्वी की 2 प्लेट आपस में ना टकरा करके दूर जा रही है। क्यों दूर जा रही हैं? क्योंकि कन्वेंशनल करंट अंदर चल रहा है, जो वो लावा है, मैग्मा है, वह क्या कर रहा है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उसको नचा रही हैं। नचाने की वजह से उसका मैग्मा ऊपर आना चाहता है, और वह ऊपर आने की वजह से क्या होता है, यहाँ से मैग्मा निकलकर फैलता जाता है और यह डिस्टेंस पे आगे बढ़ते चले जाते हैं प्लेट। यहाँ भी वॉल्केनोस मिलेंगे, यहाँ भी वॉल्केनो मिलेंगे, लेकिन यह मेनली कहाँ मिलेंगे, समुद्र के अंदर। जैसे आपको एज अ एग्जाम्पल दिखाता हूं, यहां पर फायर वाला आप इस मैप का जब बड़ा रूप लेंगे, बड़ा मैप लेंगे और ज्योग्राफिकल मैप लेंगे, तो आप अटलांटिक ओशन में देखिएगा, ये वाइटनेस दिख रही है क्या, ये वाइटनेस दिख रही है कुछ आप लोगों को, ये समुद्र के अंदर डूबे हुए मिड ओशनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक, क्या बोलते हैं इसको, मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, और ये सभी ओशन में मैक्सिमम पाया जाता है। इंडियन ओशन में भी है, अटलांटिक में भी है, जिसमें 2 प्लेटें डाइवर्जेंट जोन बनाकर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अंदर से मैग्मा निकल रहा है, ऊपर पानी है, ठंडा हो रहा है और जमता चला जा रहा है। उसके जमने से नए प्लेट्स क्रिएट हो रहे हैं और पुराने प्लेट्स पीछे, तो इसका मतलब पृथ्वी को तो और चौड़ा होना चाहिए। भाई प्लेट फैल रही है तो पृथ्वी हमारी क्या होनी चाहिए, फैलनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों? पृथ्वी गोल है सर, कहाँ फैल के जाएगी? फैल तो रही है, अभी तो आपने पढ़ा डाइवर्जेंट जोन, इसका भी तो एक सीमा है ना कि कहीं से डाइवर्जेंट होगा तभी तो कहीं कन्वर्जेंट होगा। ये मेन पॉइंट। जस्ट अब तुरंत पहले वाले पॉइंट पे जाओ, यानी यहां से फैल रही है तो यही फैला हुआ पॉइंट कहीं जा करके क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पर क्या बन रहे हैं, ट्रेंचेस बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है। जस्ट लाइक एज अ एग्जांपल साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, ठीक, यहां पर नास्का प्लेट, ये इधर मूवमेंट और ये इधर मूवमेंट, यहां पर ट्रेंच, दूसरा एंडीज माउंटेन, तीसरा माउंट कोटोपैक्सी, माउंट ओजस डेल सलेडो। कोटोपैक्सी सर कहाँ पे है? कोटोपैक्सी यहीं पर है, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। ठीक है ना, बताऊंगा, सब बताऊंगा, इक्वाडोर में है कि चिली में है, सब डिस्कशन होगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो माउंट कोटोपैक्सी है, वर्ल्ड हैवीएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, और सबसे पीक पर, ऊंचाई पर कोई एक्टिव वॉल्केनो ओजस डेल सलेडो। ठीक है, ओजस डेल सलेडो। अब यहां पर समझो, तो यहां पर क्या हुआ आपका, अब यहां से ये जो प्लेट बढ़ी, आगे जाकर क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, समाप्त हो गई। तो इस वजह से एक तरफ फैलाव भी हो रहा है और दूसरी जगह समाप्त भी हो रहा है। तीसरा आया आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि इसमें ना विनाश हो रहा है और ना ही क्रिएशन हो रहा है, लेकिन बवाल हो रहा है।
ना ही क्रिएशन है ना ही डिस्ट्रक्शंस हैं, बट बवाल हो रहा है। बवाल किस चीज का? अर्थक्वेक, भूकंप का। क्योंकि जब टकरा करके आपस में लगातार घर्षण, ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है, ठीक है? हाँ नहीं, जस्ट मिनट। अब ये जो सुनामी का कॉन्सेप्ट है, ये ओशन के अंदर अगर ये सारे कंडीशंस होते हैं तो उसकी वजह से होता है, लेकिन मेनली जो अर्थक्वेक आता है वह कन्वर्जेंट और ट्रांसवर्स जोन की वजह से आता है। डाइवर्जेंट जोन की वजह से नहीं आता, वो साइलेंटली हो रहा है। बट कन्वर्जेंट जोन हैवीएस्ट होता है, ट्रांसवर्स जोन इससे अर्थक्वेक वगैरह क्रिएट होते हैं, ठीक है? जैसे अब मान लो कि कोई दरार पड़ गई है, वहां से लावा निकल रहा है, फैल रहा है, निकल रहा है, फैल रहा है, जम रहा है, साइलेंट। लेकिन कोई लगातार टक्कर कर रहा है और अचानक से अंदर चला गया तो बीच की एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा कोई चक्कर लगा रहा है, ठीक है? अब उसमें क्या हुआ, यहां भी फ्रिक्शन है, घर्षण है, यहां भी एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब ये एनर्जी क्या होगी, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो यहां से रिलीज होगी। क्या ऐसा दुनिया में कुछ एग्जाम्पल है सर? आपने एक मूवी देखी कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया की सेंज क्या करके उसका नाम है, कुछ ऐसे करके नाम है एक आपका, जो मूवी बनी है वो पूरी कैलिफोर्निया की अर्थक्वेक पर बनी है। ये कैलिफोर्निया का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये कैलिफोर्निया का पोर्शन जो है आपके ट्रांसवर्स जोन पर है, जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के अपोजिट खिसक रही हैं, ठीक है? सबसे भयानक अर्थक्वेक वहां पर आया था, ठीक है? अब ये तो हो गया बेटा आपका इंटरनल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से कुछ बन रहा है, कुछ समाप्त हो रहा है। सर ये जो नेपाल वाला जो आया था earthquake, और एक बार 2001 में भी उसमें आया था, कच्छ साइड में आया था, तो ये सब हम लोग के इंडिया के प्लेट का वो है जो आपने का प्लेट बताया। अब तुमने यही पूछ लिया तो ये तो तुम लोग बहुत डीप में जाना चाहते हो, यही क्लास 6 में ही, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा। देखो हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल टाइप की बातें हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि हमारा यह सेशन आपके हर एक बेसिक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, इसलिए आपने पूछ दिया तो बताता हूँ। देखो हमारा जो इंडिया है ना, भारत, ये देखने में यूं है, ऊपर से आपको ये दिखता है, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो है इसकी यूं है। ये है इंडियन प्लेट, इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। अब ये डिवाइड भी हो चुकी है कुछ, तो इतनी इंडियन प्लेट है और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसका मूवमेंट इधर है और यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट ऊपर से यूं है। यानी यहां कौन सा जोन बनेगा? कन्वर्जेंट जोन। कन्वर्जेंट जोन की वजह से ही यहाँ कौन सा फोल्डेड माउंटेन है? लेकिन यहाँ वॉल्केनो नहीं है। माउंटेन के अंदर है। बहुत बढ़िया, क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार इनके लिए डिजिटल ताली बजाइए, ठीक है? यही कॉन्सेप्ट मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि हर वो कन्वर्जेंट जोन जहां पर अर्थक्वेक आता है वहां वॉल्केनो भी है, बट इंडिया के कंडीशन में जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज आती है, हिमालयास तो है लेकिन ज्वालामुखी क्रिया नहीं है। विश्लेषण कीजिए, सोच रहे हैं? इस एनसीईआरटी की क्लास के साथ साथ हम लोग मेंस के क्वेश्चन भी खुद क्रिएट करते चल रहे हैं और उसके आंसर भी तलाशते चल रहे हैं। दरअसल जहां भी आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, या तो वहां का रॉक सिस्टम थोड़ा सा सॉफ्ट है जिसको ये लावा अपने प्रेशर से क्रैक कर पाया, या फिर वह बहुत पतला है जिसको वह आराम से तोड़ लिया। लेकिन हिमालयन रेंज में क्या है, एवरेज 6000 मीटर है। एवरेज उनकी जो ऊंचाई है 6000 मीटर की है। तो अब इतनी लंबी ऊंचाई को तोड़ करके अंदर से लावा का निकलना नामुमकिन है। इस वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी तो है, बट इंटरनल इंट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी इसको कहते हैं, अंतर्भेदीय ज्वालामुखी कहते हैं इसको, जिसमें आपको क्या फैकोलिथ, बैकोलिथ, ये स्लाइट ऐसे बनता है, ठीक है?
मैंने याद किया था वो बता रहा हूं, फैकोलिथ, जैसे फेंको, तो जब लावा कुछ इस तरह तस्तरी की तरह जम जाए तो उसको फैकोलिथ कहते हैं। फैको, जैसे नचाकर किसी ने प्लेट फेंक दिया हो, तो ये एक प्लेट की तरह जमा हुआ है। और कुछ बड़ा गोलाकार टाइप का हो तो उसको बैथोलिथ, बैकोलिथ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कि बैक में कुछ बड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है गोल सा, तो बैकोलिथ ऐसे बताऊंगा आपको जब वॉल्केनो वाला आएगा पोर्शन। आपका पॉइंट क्या था कि सर अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन उठना चाहिए था कि सर यहां पे तो बाउंड्री बनी बट यहां पे तो कोई बाउंड्री नहीं है सर, फिर कक्ष में भूकंप क्यों आया था, इतना बड़ा सुनामी वगैरह क्यों आया? और इसी सुनामी के आने की वजह से भारत को सोचना पड़ा कि हमको एक अलग फोर्स क्रिएट करना चाहिए। और वो कौन सा फोर्स बना? पीटी जाओगे, आपदा आ रही है और बीएसएफ बनाओगे तुम, मिलिए इनसे। ये आपदा आने के बाद बीएसएफ बना रही हैं। हाँ, बीएसएफ नहीं बेटा, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? नहीं नहीं, वो इनसे भी मिले, एनडीआरएफ को एनडीएम में बता रही है ये। हाँ, भारत माता की जय। ये हमारे भविष्य के ऑफिसर्स हैं जो एनडीआरएफ को एनडीएम में समझते हैं और एक दूसरी तरफ जो है एनडीआरएफ को बीएसएफ समझा रही हैं। यही आपकी पहचान है। चलिए कोई बात नहीं, इनिशियल है, ठीक है। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको 2005 में एनडीएम में एक्ट के थ्रू क्या किया गया? गठित किया गया था। और इसका 3 स्ट्रक्चर बनाया गया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हर स्टेट में 2005 के बाद इसको क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां पर आपका प्रश्न हुआ कि सर गुजरात क्यों, वहां तो कोई बाउंड्री नहीं है। अब एक चीज बताओ, जैसे कैसे तुम्हें समझाऊं, तुम अच्छा ये मान लेते हैं कि ये हथौड़ा मैं लेता हूं और स्क्रीन पे यहां फोड़ना शुरू करता हूं, फोड़ू? मान लो, फील करो भैया कि मैं स्क्रीन फोड़ रहा हूं, तो यहां अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूं सिर्फ यहां, तो इधर उधर कुछ क्रैक आ सकता है क्या? हल्का फुल्का आ सकता है ना? यही जवाब है। अच्छा, वहां लड़का है, यानी यहां पर जब लगातार प्रेशर चल रहा था हिमालय बनने के ड्यूरेशन में, तो उस ड्यूरेशन में साउथ पोर्शन में कई जगह फॉल्ट आ गए, दरार आ गए, भ्रंश आ गया। अब वापस से जब 2001 में यहां पर फिर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी तो ये भ्रंश एक्टिव हो गया, जिसमें कुछ पार्ट धंस गया, कुछ पार्ट आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से वॉल्केनो और सुनामी जैसी घटनाएं देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ गया ना? चलिए, जैसे सर हिमालय सर ऊपर है, तो उससे पहले जो उसके बीच में जो स्टेट्स आते हैं उनमें पहले वोल्केनोज आने चाहिए। तो क्यों आते नहीं है? जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिल्कुल। उस साइड में ज्यादा आनी चाहिए, जैसे गुजरात की अकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, भ्रंशन कहीं भी बन सकता है ना, भ्रंश तो कहीं भी बन सकता है। अब ये बताओ, जो पोर्शन यहां पर आपस में टकरा रहे और इसके पास वाले हैं, इनमें तो झटके पड़ ही रहे हैं, लेकिन जो बैक वाला पोर्शन है वो भी तो झटके से प्रभावित हो रहा है, तो वहां पर भी फॉल्ट क्रिएट हो गया। वैज्ञानिक मानते थे कि साउथ इंडिया साइलेंट पोर्शन है, यहां अर्थक्वेक नहीं आ सकता है, इसका प्रभाव इतना नहीं होगा। लेकिन जब से गुजरात वाला इंसिडेंस हुआ, फिर उसके बाद वापस से सर्वे वगैरह जब हुआ और जियोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च किए, तो पता चला कि कई सारे फॉल्ट क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर अंदर ही अंदर। ठीक है ना, इस वजह से घटना होती है। अब इसमें क्या पॉइंट लिखा था बेटा, वापस से पढ़ो, 2 प्रक्रियाओं। सर जो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट था वो सर किससे टकरा रहा है? ये यूरेशियन प्लेट से बेटा ऊपर। तो पहला क्या था आपका, ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, इसको कहते हैं बेटा इंडोजेनिक फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं? इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अंतर्मुखी बल बोलते हैं। अब दूसरा आता है एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स यानी बहिर्मुखी बल। अब ये भी क्या करता है, पृथ्वी पर कुछ बनाता और कुछ, जैसे
अब बाहरी बल कौन से हैं जो पृथ्वी पर बवंडर मचाते हैं? बाहरी मतलब आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ये एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐसा लग रहा है देखा जाए तो। प्रेशर और टेम्परेचर भी कह सकते हो, क्यों नहीं? प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ही पर्वतों के रंग रूप बदल जाते हैं। दूसरा बारिश, हवाएं तीसरा हवाएं, है कि नहीं है? हवा कैसे बदलती है बेटा, जरा कोई एग्जांपल दो। विंड, और बार बार टकरा रही है किसी चीज से ऐसे तो आग वेदरिंग होगी, हो रही है। और मौसम भी हो रहा है, चट्टानें थोड़ी मतलब हाँ, कमजोर पड़ सकती है। मशरूम चट्टानें बन जाती हैं। जैसे एक माउंटेन ऐसा था और इस ऐसे एरिया में माउंटेन है जहां डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो एयर उस डस्ट पार्टिकल को अपने आप लिया और लगातार यहां लग रहा है, तो धीरे धीरे यह माउंटेन कट करके यूं हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? मशरूम रॉक बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? दूसरा, मान लो कि यहाँ पर एक मिट्टी की परत है और यहाँ पर तुम्हारा नलका है। तुम्हारे घर में नल वगैरह होगा, तुमने हमेशा उसके नीचे जहाँ पानी गिरता है गड्ढा देखा होगा, हमेशा, कितना भी बनवा लो। इवन अगर तुमने टाइल्स भी लगवा दिया है तो या तो घिस जाता है वहां पे या फिर वहां पीलापन आ जाता है। तो परिवर्तन हुआ, यह भी क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? पृथ्वी के लैंडस्केप में परिवर्तन करते हैं। तो ये दो सिस्टम यही समझ गए हम स्टार्टिंग में। अब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, सर इसी को वेदरिंग भी कह सकते हैं। हाँ, उसको अपक्षय कहते हैं हिंदी में। आपका जो वेदरिंग का कॉन्सेप्ट कह रही हैं उसको अपक्षय कहते हैं। इसी का और दूसरा रूप इरोजन कहलाता है आगे चल के। ठीक है, अपर्दन। अब यहीं पर देखो, यहीं समझ लो कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। इसका मतलब क्या है? यानी जो 600 मीटर के नीचे के होंगे वो हिल्स या पर्वत, उनको प्लेट्यू कहेंगे। अब समझ में आया? ये याद रखना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, जो 600 मीटर के नीचे के हैं वो क्या कहलाएंगे? आप कुछ नहीं लिख रहे हैं आज, क्यों लिख रहे हैं ना? 600 मीटर के नीचे प्लेट्यू, पठार और उससे ऊपर माउंटेन्स या हिल्स कहलाएंगे। सर एक पॉइंट शायद और था वहाँ पे। कहाँ बेटा? नीचे देखिए, ये वाला 8000 नहीं, वो कह रहा है कि कुछ नाम बताइए, तो बताइए ना नाम। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अनायमुदी भी है ना सर? हाँ, अनाईमुडी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं। बट इन अदर हैंड दोदा बेटा बहुत फेमस है जो नीलगिरी के पर्वत पर है। वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी ताहर बकरी की वजह से उसका नाम नीलगिरी है। नीलगिरी ताहर बकरी तमिलनाडु की स्टेट एनिमल है। भारत माता की कौन से देश में? 3 स्टेट में, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। तीनों में टोडा ट्राइब पाई जाती है। हाँ, 3 टोडा ट्राइब। टोडा। हाँ, यहीं पर एक फेमस जगह है। कौन है? ये आवाज बिपाशा बसु की किस मूवी की है? हॉरर मूवी है। राज। अच्छा हाँ, ऊटी यही है। ठीक है, चलिए। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। अब ऐसे ही मैं चीजों को जोड़ता हूं और मुझे भी नहीं पता ये एग्जाम्पल कहां से आते हैं। जैसे अचानक से मैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था तो आज तक नहीं पता था, लेकिन मैं एक गाना गुनगुनाने लगा क्लास में। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। पहले ये गाना लगता था, लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़े तब पता चला कि साहित्यकार ने ये गाना क्यों लिखा। ठीक है, तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन से वहाँ शुरुआत ही होती है वहीं पे। ठीक है ना? चलो। आपने हिस्ट्री पढ़ा दी है सर? हाँ, मैंने तो सारा पढ़ा दिया। नहीं सर, हाँ? सारा नहीं पढ़ाया आपने। हिस्ट्री की एक क्लास चली थी, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, तो ज्योग्राफी चल रही। ठीक है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें फिर से, नदियां भी क्या हैं? एक्सोजेनिक फोर्स हैं। रिवर्स ऑल्सो आर द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्या करती हैं?
अब ये देखो, ये है हिमालय पर्वत, ध्यान दो, यहां से एक ग्लेशियर से नदी निकल रही है और वो धीरे धीरे क्या कर चुकी है, इनको काट चुकी है, पर्वत को काटी, यहां नीचे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आके गिर गए, इसको कहते हैं भावर क्षेत्र, भावर, ठीक है, भावर ही बोलते हैं उसको, ठीक है बेटा। फिर भावर के नीचे अब यहां पर दलदली भूमि स्टार्ट हो जाती है, नदियां यहां पर गायब हो जाती हैं, भावर में आके बड़े बड़े पत्थर मिल गए तो नदी गायब। फिर वापस से क्या होगा, तराई बेल्ट मिलेगा, तराई बेल्ट में वापस से नदियां ऊपर आएंगी और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के क्रम में अब ये जो पहाड़ों से आई थी और इन कंकड़ पत्थर से गुजरी थी, इनको उन्होंने काटा छांटा था, तो उसके छोटे छोटे कण अपने अंदर रखी थी, लेकिन चूंकि वह स्पीड से नीचे उतर रही थी तो कहीं रुक नहीं पा रही थी, डिपॉजिट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपना कपड़ा उतारना है, दौड़ते हुए उतारिए और आराम से खड़े होकर उतारिए, सुविधा किस में होगा, खड़े होकर एक जगह आराम से आप कपड़ा चेंज कर पाएंगे। ठीक उसी तरह नदी को सोचिए कि उसको अपने अंदर के सेडिमेंट्स को निकाल कर फेंकना है, वो स्पीड से उतर रही है तो फेंक पाएगी या फिर साइलेंट जब फ्लो करेगी तब। इसी वजह से जब ये नदियां उतरती हैं और मैदानी क्षेत्र में आती हैं, प्लेन एरियाज में, तो अपने अंदर के सेडिमेंट्स को क्या करती हैं, अपने तटीय क्षेत्र पर डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से प्लेन बनता है, एलुवियल सॉइल बनता है। और इसीलिए हम अपने पूरे नॉर्थ इंडिया को क्या कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब। दोआब का मतलब दो, मतलब दो, आब मतलब पानी, यानी दो नदियों का पानी से बना हुआ क्षेत्र। अब कई लोग इसको नहीं समझते, एक शेर सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? हाँ, इजाजत है। मैंने उसको खाना खिलाया दस्त से। अब दस्त का मतलब लोग लूज मोशन भी समझते हैं, लेकिन सुनिए शेर, मैंने उसको खाना खिलाया दस्त से, पानी मांगा तो पेशाब कर दिया। अब यही दुआब नहीं समझे आप? मैंने उसको खाना खिलाया दस्त, मैंने खाना खिलाया हाथ से, दस्त मतलब हाथ, पानी मांगा तो पेश आब कर दिया। पेश देना और आब का मतलब पानी, मैंने उसके सामने पानी पेश कर दिया। ठीक है, चलिए। तो ये अपरदन और ये अपर्दन इरोजन कहेंगे और इसको डिपॉजिट कहेंगे, निक्षेपण, ठीक है, डिपॉजिट करना। आप समझ गए? फिर से निर्माण हो जाता है। दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती हैं। हमें विभिन्न स्थल रूपों को इनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए पहले इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब एक चीज और बताता हूं, बर्फ यानी ग्लेशियर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि इन बर्फ में जब ये जम रहे थे तो इनमें डस्ट पार्टिकल भी आकर एटमॉस्फेयर का मिला, यानी उसमें धूल कण भी शामिल थे। तो जब इस बर्फ पर जमाव हुआ तो वो तो जम तो गए, ऊपर जम तो गए ग्लेशियर माउंटेन्स पर, लेकिन इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी था। अब वो रीजन आया, अब वो सिचुएशन आया कि गर्मी का दिन आ गया, तो कुछ तो टेम्परेचर बढ़ेगा, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो। तो अब ये थोड़े से गलते हैं। गलने की ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि ग्लेशियर फॉल होता है, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में ये पर्वतों के इस पतली, ये परत जो है ऊपर की, इससे सरकेंगे तो इस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, इन पर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। कई जगह पहाड़ों पर पर्वत यूं हो जाते हैं, देखा होगा आपने, ये देखा है? ये क्यों हुए? बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। इसको एरिड वगैरह कहा जाता है। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, जब उसमें आप पढ़ेंगे ऑप्शनल में तो ये सब आएगा, आपके लिए रहने दीजिए अभी, ठीक है। अभी चलने दीजिए धीरे धीरे आगे चलें, हम लोग आगे बढ़े बेटा। माउंटेन, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। डू यू नो अबाउट फ्रंटियर एंड फ्रंट? फ्रंटियर मतलब जो एक पर्टिकुलर नेशनल बाउंड्री के जो रिगार्डिंग एरियाज होते हैं। फ्रंटियर, फ्रंट, इस पे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आ चुका है। फ्रंटियर और फ्रंट में अंतर बताइए। सीमांत और सीमा, सीमा मतलब सीमा के आसपास जो लगे क्षेत्र में।
बहुत कॉन्सेप्ट अलग है। सीमा, बाउंड्रीज या फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट आपका आता है यह पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, बट फ्रंटियर जो है यह ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। फ्रंटियर जैसे मान लो हिमालय क्या है, एक फ्रंटियर की तरह से है चाइना एंड इंडिया के बीच, बट पॉलिटिकल सीमा तो नहीं है ना, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्री अलग है कि कुछ भारत में भी हिमालय है, कुछ चाइना में भी हिमालय का पोर्शन है, हमने एक बाउंड्री बनाई है। जो वर्ड आया है ये मतलब नहीं, सीमांत वाला वर्ड ज्योग्राफिकल है। हाँ, सीमा वाला, बाउंड्रीज वाला जो है आपका यह पॉलिटिकल है, जिसको मनुष्यों ने बनाया, और ईश्वर ने जिसको बनाया वह सीमांत है। नदियां, लोग कहते थे नदी के उस पार वो गांव है, यानी नदी क्या हो गया, बीच में एक बाउंड्री हो गई, उसको पार करने के लिए नाव से जाना पड़ेगा, या फिर ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जाएंगे कहाँ, डूबते ही राम नाम सत्य है। चलिए, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, हिमनद कहते हैं। इन्हें हिमानी कहा जाता है। यह कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी वहाँ की जो क्लाइमेटोलॉजी होती है वह बहुत ऐसी क्लाइमेटोलॉजी होती है जहाँ नॉर्मल जिंदगी आप नहीं जी सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके कुछ एरियाज में लोग रहते हैं और रहते आए हैं। वहाँ उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी क्या हो गई है, हैबिचुअल हो चुकी है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेंजेस कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। आइए जरा देखिए वलित पर्वत को, ये देख रहे हैं आप, ये वलित पर्वत ऐसे ही होता है, ठीक है, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। वाई फोल्डेड माउंटेन इसको क्यों कहा जा रहा है, देखो परत बनी हुई है, दिख रही है, दैट्स वाई। ये परत कैसे बनी, एक अब इसी में मैं तुमको हिमालय का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड वैगनर साहब से फिर जोड़ रहा हूँ। सुनो, अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा कि हिमालय के बनने से पहले, जब मान लेते हैं ये 0 डिग्री लाइन है हमारी, क्या इक्वेटर है, और यहाँ गोंडवाना लैंड का पार्ट क्या था, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये ऊपर ऊपर जब शिफ्ट होते होते यहाँ अंगारा लैंड के यूरेशिया से मिला, अंगारा लैंड के यूरेशिया पार्ट से जाकर मिला, तो मान लो अब यहाँ भारत आ गया है, यहाँ भारत का नक्शा पहुंच गया है। तो अब बीच में पैंथालासा का एक छोटा सा सागर का टुकड़ा बच गया, चारों तरफ सागर है लेकिन यहाँ बीच में बच गया, अभी लड़ाई नहीं हुई है, बीच में बच गया, इनको इन्होंने टेथिस सागर कहा, टेथिस सागर। अब सागर है तो क्या होगा बताइए, सागर है तो मछली होगी, जीव होंगे, कोराल्स हो रहे होंगे, यानी बायोस्फीयर जैसा कुछ रहा होगा, जैव मंडल जैसा रहा होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका। अब सोचो जब ये वापस से आपस से टकराए तो इसके अंदर का क्ले, सारे मछली, पेड़ पौधे जो भी अंदर होंगे, प्लांट, वो सब क्या हो गए होंगे, नहीं ऊपर क्यों है, उसी में अब कोई अचानक से ऐसे हो जाए तो दब जाएगा ना। अब वो धीरे धीरे बेटा, अब इस टेथिस सी में क्या हुआ होगा, एक परत जमी, 2 परत जमी, 3 परत जमी, धीरे धीरे दबाते जा रहे हैं, सेडिमेंट गिरता जा रहा है, लेयर बनती जा रही है, सेडिमेंट गिरता जा रहा है, और ये टक्कर भी होती जा रही है। तो उस टक्कर ने क्या किया, अलग अलग फोल्ड बना करके उसको ऊंचाई पर पहुंचा दिया, तो उसको कहते हैं फोल्डेड। अब इन्हीं फोल्डेड माउंटेन में से कुछ इग्निशियस माउंटेन वाले हो जाते हैं बेटा, जो वॉल्केनो से बनते हैं, इग्निशियस रॉक से बन जाते हैं वो, लेकिन फोल्डेड माउंटेन मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों सेडिमेंट्री रॉक कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर सेडिमेंट्स, हाँ, अपशिष्ट पाए जाते हैं। क्या कारण है कि असम के डिब्रूगढ़ में तेल निकल रहा है, वो तो पर्वत एरिया है,
यही कारण है, टेथिस सागर का डूब जाना, उनका गलना हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वह गल करके किस में बदल गए, फ्यूल में बदल गए। ठीक है, समझ गए, फॉसिल फ्यूल्स परिवर्तित हो गए। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। यानी टेथिस सागर वाला कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड वैगनर साहब वाला सही होता है, वरना आसाम में तो तेल मिलने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, सर तो ये तो जो पूरी प्रोसेस होगी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी ना एकदम। बहुत स्लो प्रोसेस था भैया, हजारों वर्षों में हुआ है। अब हम लोगों की तरह थोड़ी कि भाई से लड़ाई हुआ तुरंत पकड़ के झोंटा नोच दिए, प्रोसेस फास्ट। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की क्या है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, और यह सभी क्या हैं, फोल्डेड माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कौन कौन, हिमालय आपका कहाँ, एशिया में, आल्प्स यूरोप में, और एंडीज साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, यहीं पर देख लो वापस से। पहला फोल्डेड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन। सर ब्लॉक माउंटेन क्या है, ये नहीं समझ में आया। भ्रंशोत पर्वत, इसका जो पूरा वो जो अभी मैंने आपको बताया था गुजरात वाला मैटर, फ्रंट क्रिएट हो जाना, दरार क्रिएट हो जाना, जरा फील करो। ये सब एक पार्ट है, यहां देखो ये पूरी एक सिंगल परत है। ठीक है, एक सिंगल लेयर है ये। ठीक, इस सिंगल लेयर में अचानक से दरार पड़ जाए, कैसे दरार डालें यहां डालते हैं, चलो। ये देखो मान लो एक परत है, यहां एक फ्रंट क्रिएट हो जाए और यहां क्रिएट हो जाए, और ये नीचे धंस जाएगी। या तो एक्टिविटीज की वजह से यह नीचे धंस जाए, और या फिर एक दूसरा हो सकता है आपका कि यह एक्टिविटीज की वजह से नीचे से प्रेशर लगे और यह फ्रंट जो है आपका ये ऊपर चला जाए। तो अब इसको ऊपर ले आते हैं, ये ए बनाते हैं और इसको बी बनाते हैं। अब ये क्या हुआ, ऊपर आया और ये ऐसे हो गया। ये ब्लॉक माउंटेन हो गया। ठीक, दूसरा अब इनको ले आते हैं, ये नीचे चले गए। अब ये मेन लेयर है सरफेस का, लेकिन ये नीचे धंस चुका है। ठीक है, ये नीचे धंस चुका है। ठीक है, तो जब धंसने वाला सबडक्शन होगा, अपलिफ्टमेंट की जगह सबडक्शन होगा, तो क्या बनेगा बेटा, वैली बनेगी। और जब अपलिफ्टमेंट होगा तो माउंटेन बनेगा। इसको कहेंगे ब्लॉक माउंटेन या फिर भ्रंशोत पर्वत, जो भ्रंश की वजह से बना। ठीक है, और वैली को रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली कहा जाता है। भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियों का नाम बताइए जो इसी की वजह से बनी है। साउथ इंडिया में नर्मदा और तापी, महानदी भी इसका एग्जाम्पल है, जो भ्रंश से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक है, क्योंकि गड्ढा बना हुआ है और वहां पर रेनफॉल जब होता है तो उसके पानी कलेक्ट होकर के एक्स्ट्रा फ्लो हो जाती है। ठीक, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल भारत में सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है इन इंडिया। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए, हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है, शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस चुकी है। कहां से कहां तक है अरावली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, कितने स्टेट हुए। इसका हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, कहां पर, माउंट आबू। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया, चंदेल शासकों ने बनवाया। अरावली से कौन सी फेमस नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। इसको कौन सी नदी कहते हैं, यह इनलैंड में ही गायब होने वाली नदी होती है, यानी यह कक्ष किरण में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती।
ठीक है, क्लियर है? सर एक वर्ड का मतलब बताइए, शिखर शंक्वाकार कहने का मतलब बेटा शंख की तरह से, क्या कहेंगे इसको, कोन की तरह कह सकते हैं आप, ठीक है, यूं आकृति हो जाती है आपकी। हाईएस्ट पीक क्या होता है सर? क्या हाईएस्ट पीक क्या होता है? हाईएस्ट पीक बेटा आपका गुरु शिखर पे माउंट आबू, गुरु शिखर माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर है, फेमस टेम्पल है, आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ेंगे इसको। चंदेल शासकों ने बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सतपुड़ा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। याद है ना, ये सब इंपॉर्टेंट रिसिडुअल माउंटेन और नेशन का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसे एक चार्ट, होमवर्क लिखिए। होमवर्क ये है कि आपको रिसिडुअल माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड विथ नेशन का एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। ये जगह छोड़ दीजिए, ये पूरा जो हाफ पेज आपका बचा है छोड़ दीजिए, बीच में एक लाइन खींचिए, एक तरफ रिसिडुअल माउंटेन और दूसरी तरफ नेशन की हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए। अगला पेज ले लो, नहीं बचा है तो अगले पेज में हाफ पेज छोड़ दो। कौन सा माउंटेन बोले सर? रिसिडुअल माउंटेन बोलते हैं बेटा अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं होगा, अवशिष्ट पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ये देखो रिफ्ट वैली और ये अपलिफ्टमेंट, तो इसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण। ये क्या हुआ, यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हुआ था, ठीक है। हाँ, दैट्स वाई यह क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक्स बन गए। देख रहे हैं आप? हाँ, क्या बात है, कहाँ थी आप? हिमालय से लौटी हैं क्या? सर ऊर्ध्वाधर का मतलब वो बता दीजिए। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं बेटा। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट कहते हैं और नीचे धसे हुए को गैब्रोन कहा जाता है ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में। हिंदी में भी यही बोलते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अपर वाले पार्ट को बेटा हॉस्ट कहा जाता है, हॉस्ट माउंटेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और नीचे वैली वाले पार्ट को गैब्रोन कहते हैं, गैब्रेन कह सकते हैं। यूरोप की राइन घाटी और वासेज पर्वत इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। वासेज पर्वत ऑल्सो अ ब्लॉक माउंटेन विच आर सिचुएटेड इन, जल्दी से बताओ, जर्मनी। राइन और वासेज, ये राइन वैली यही एल्प्स में। हाँ हाँ, राइन वैली जो है आपकी बनी है वो इसी पर बनी है बेटा, भ्रंशोत पर्वत का घाटी का। हाँ, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार भू आकृति कुछ उदाहरण को पता लगाइए, ठीक है। चलिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पर अवस्थित है। हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, और अभी करेंटली साइलेंट है, ठीक है। बहुत एक्टिव है ना सर? हाँ, एक्टिव नहीं अभी साइलेंट हो चुका है, कुछ समय पहले हुआ था ना सर? थोड़ा बहुत, मत साइलेंट है, मेनली साइलेंट रहता है। वॉल्केनो में भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है आपका डोरमेंट होता है, प्रसुप्त होता है जो फ्यूचर में हो सकता है, एक्टिव सुसुप्त होता है। हाँ, ऐसे बड़ा कठिन कहानी है उसका। जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हाँ, साइलेंट हो चुका है एकदम, ठीक है। नहीं, और ये किलिमंजारो तो अभी आपका सुसुप्त में, क्या बोलेंगे उसको, सुसुप्त बोलेंगे, है ना, जो हाँ वो हो गया आपका कौन सा, फ्यूजियामा बेटा, हाँ पूरी तरह से। किलिमंजारो अभी भी एक्टिव है बट थोड़ा साइलेंट वे में हाँ। है वो। इसके लिए टर्मिनोलॉजीज है, वो जब वॉल्केनो वाला आएगा पोर्शन तो टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को मिल जाएगा। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। हाँ, अब यही अगर क्वेश्चन बन जाए कि पर्वत बनते तो विनाशकारी क्रियाओं की वजह से हैं लेकिन यह मनुष्यों के लिए अधिक लाभदायक हैं, चर्चा कीजिए। मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, काफी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं।
ब्यूटी जलवायु को भी सबसे बड़ा ग्लेशियर और ग्लेशियर और वाटर, फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन में भी तो जलवायु विभाजक होते हैं हाँ, ये, जैसे ठीक है। शब्द नहीं आ रहा था। मतलब क्लाइमेटोलॉजी को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। जैसे सोचो अगर हिमालय ना होता तो हम बर्फ होते। आप बर्फ नहीं होती, आपकी आबादी एरिया पूरा जो है साइबेरियन हवाओं से ठंडा हो चुका होता, ठीक है। और अगर ये हिमालय ना होता तो थार का रेगिस्तान यहां नीचे टहल रहा होता, क्योंकि बारिश ही नहीं होती, हवाएं रुकती ही नहीं। हिमालय ना होता तो मानसूनी पवनों को रोक कर बारिश कौन करता। और ये अगर हिमालय ना होता तो चाइना, हर दूसरे दिन खबर आ रही है, आज की ताजा खबर, चाइना ने फला बॉर्डर पर किया हमला। चाइना के साइलेंट रहने, उसके अंदर एक कीड़ा है ना, कूदते रहता है, तो वो अगर हिमालय ईश्वर ने ना दिया होता तो कीड़ा उसको इतना काटता कि दिन रात कूदता वो, ठीक है, समझ गए। तो देखा आपने कि अब जरा सोचो, इस तरीके से एनसीईआरटी कहीं पढ़ी जा रही है या पढ़ाया जा रहा है, मैंने नहीं देखा सर एक अपने historical प्रिपरेशन में भी, aspect है हिमालय का, ठीक कि है। अगर हिमालय ना होता तो उधर जितने भी आए हमारे वेस्ट साइड से इन्वेडर्स आए हैं, उधर ईस्ट से भी आने लगता है अगर हिमालय ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या कारण है कि नॉर्थ इंडिया में महिलाएं सबसे ज़्यादा शोषित हैं? बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा इन्वेंडर्स जो आए वह नॉर्थ इंडिया में आए, और लूट के लिए दो ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, एक स्त्री और एक धन। इसकी वजह से आज भी नॉर्थ इंडिया में स्त्री की कंडीशन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा वीक है, ठीक है, जबकि साउथ इंडिया की लेडी बहुत सशक्त हैं, ठीक है। तो अब ये भी पॉइंट आ गया। अब मैं किस पे बात कर रहा था अभी, कुछ एक पॉइंट पे मैंने, हाँ नहीं कुछ और, एक पॉइंट बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था भाई। नहीं, आप ये बता रहे थे कि एनसीईआरटी इस तरीके से हाँ, पढ़ाई- मैंने आज तक नहीं देखा, अपने ड्यूरेशन में भी मैंने एनसीईआरटी बहुत से लोगों से पढ़ा, बट कनेक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ एनसीईआरटी था, कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ कनेक्टिविटी है, करंट है, सिचुएशंस हैं, और मेंस के क्वेश्चन हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं, उसके आंसर ढूंढते हुए चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर रहे हैं, यानी कहीं से कोई कॉन्सेप्ट छूट नहीं रहा है, ठीक है। यही इस फाउंडेशन बैच की खासियत है। आप कई जगह के फाउंडेशन बैच की कभी एक बार वीडियो उठाकर देख लीजिएगा और एनालिसिस करिएगा, रियल बता रहा हूँ, एनालिसिस करिएगा और कंपेयर करिएगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्या अदर कर रहे हैं। नो डाउट हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से बेहतर ही करता है, अच्छा ही पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन उसी में वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ डिलीवरी, सिस्टम ऑफ द नॉलेज ये अलग अलग होता है ना, ठीक है। क्योंकि हम कभी कभी भांग खा लेते हैं तो अच्छा ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है, हंसने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। अब ये भांग खा के कौन आता है भैया इस क्लास में। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के क्या है, संग्राहक हैं, स्टोरेज होता है इनके पास। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है, ग्लेशियर से होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है पर्वतों के। इन अदर हैंड इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनते हैं वो नदियों और पर्वतों की वजह से तो बनते हैं। अगर पानी ऊपर से ना गिरे तो फिर फायदा कैसे हो पर्वत का। तो अब पर्वत के होने का एक और फायदा, तुम लोग इतने कंफ्यूज आदमी हो कि इतना मेंस का क्वेश्चन बनाया और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया, तुमने नोट ही नहीं किया कि फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारे पास डाटा होगा कि पर्वत का क्या यूज है। अगर सोच लो नॉर्मल वे में भी पीसीएस में पूछ दिया कि पर्वतों की विशेषता बताइए तो क्या करोगे। चलो फटाफट सारे पॉइंट लिखो पर्वतों की विशेषताओं के, कि इनसे क्या क्या फायदा होता है हमें, सारे अपने से लिखो फटाफट। क्या क्या पॉइंट नोट किया। आपने क्या बताया था, जलवायु, जलवायु विभाजक हैं ये, ठीक है। क्लाइमेट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पानी का स्रोत है, जीवन का स्रोत है,
सॉइल का स्रोत है, सॉइल बनाते हैं, एलुवियल सॉइल का स्रोत है जो सबसे मच फर्टाइल सॉइल होता है। इसके अलावा यह ग्लेशियर्स का पार्ट है, फ्रेश वाटर का पार्ट है, फ्लोरा एंड फौना का पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट के लिए पार्ट है ये। इरिगेशन मेथड में इनका इस्तेमाल होता है। अनाज के उत्पादन में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता और वह नदियों से मिलता है और बहुत सी नदियाँ इन्हीं पर्वतों से निकलती हैं, ठीक है। क्लियर है? और क्या था बताओ, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर अगर सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव हाँ, एक चीज और, यह क्या है आपके रणनीतिक महत्व के भी होते हैं, स्ट्रेटजिकल पॉइंट, ठीक है। रणनीतिक महत्व के होते हैं, जैसे भारत चाइना के बीच, ऐसे एग्जांपल दे दो तो क्लिक कर जाएगा तुरंत। भारत चाइना के बीच हिमालय, ठीक है। दूसरा, यह प्राकृतिक फ्रंटियर है, ठीक है, सीमांत है, प्राकृतिक बाउंड्री बनाते हैं। कॉज ऑफ रैन के भी कारण बनते हैं ये लोग जी। हाँ, रेनफॉल लिख दो, रेनफॉल, ठीक है। मिनरल्स, मिनरल्स, भारत माता की जय हो चुका है। रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया होगा, तो रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ? उसको ऑफ करिए तुरंत, फिर इन्वर्टर वगैरह नहीं बहुत देर से लाइट हुई है। भाई, उसको ऑफ कर देना। अनवर कौन है भाई, जाके वो स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग। पूछ लो एक बार, पूछ लेना करना है कि नहीं करना। इधर पूछ लो, ऑफिस में विनय सर होंगे। हाँ, खनिज पदार्थों के स्रोत हैं। कुछ एक और बताइए तो फॉसिल फ्यूल्स और उसके भी हाँ, फॉसिल्स वगैरह, मिनरल्स एंड एनर्जी।